हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे। ये हेडिंग जो है वो इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो कि आपके आने वाले चैप्टर में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो बिना समय बताए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में मैंने जल भर लिया। इस बर्तन में मैंने जल यानी H2O भर लिया। अब बच्चों, जब हम इस बर्तन को गर्म करेंगे तो हमारा जल जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाएगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा जल जो है वो वाष्प होकर उड़ जाएगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस बर्तन को मैंने पूरी तरह से ढक दिया। इस बर्तन को मैंने पूरी तरह से ढक दिया। तो बच्चों, अब हम इस जल को गर्म करते हैं तो जल जो है वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। जल जो है वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे करके जो आपका रिक्त स्थान है वह पूरी तरीके से वाष्प से भर जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जिससे कि वाष्प में और जल यानी द्रव में साम्य स्थापित हो जाएगा। अर्थात जब हम इस जल को गर्म करेंगे तो ये इस शेष आयतन को यानी इस रिक्त स्थान को वाष्प द्वारा भर देगा। अब हमारा जो जल है वो वाष्प में बदलना बंद हो जाएगा, यानी जल और इस वाष्प के बीच में बैलेंस या कह सकते हो साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, जो जल है उस पर इस वाष्प द्वारा नीचे की ओर दाब लगेगा। इस वाष्प द्वारा जल की सतह पर दाब लगेगा। इस दाब को ही हम साम्य वाष्प दाब कहते हैं। आइए इस हेडिंग को हम पढ़ते हैं। साम्य वाष्प दाब, यदि एक निर्वात पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है। मैंने एक निर्वात पात्र ले लिया, इसमें मैंने आंशिक द्रव यानी थोड़ा सा द्रव भर दिया, तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। तो द्रव जो आपका जल है इसका कुछ भाग वाष्पित होकर इस बर्तन के शेष आयतन को या शेष स्थान को भर देता है। प्रारंभ में द्रव वाष्पशील होता है। शुरू में जब गर्म करते हैं तो द्रव जो है वो आपका वाष्पशील यानी वाष्प में बदलता है, जिससे वाष्प के द्वारा जल की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होगा, और जितनी वाष्प बनेगी उतनी इस पर जो दाब है वो जल की सतह पर बढ़ता जाएगा, यानी दाब में वृद्धि होगी। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि आपका जो वाष्प है और जल है दोनों में बैलेंस स्थापित हो जाता है, यानी अब हमारा जो जल है वो वाष्प में बदलना बंद हो जाता है। ठीक है, स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था एवं वाष्प प्रावस्था के मध्य साम्य अवस्था यानी बैलेंस स्थापित हो जाता है। यानी जो द्रव अवस्था और आपका वाष्प अवस्था है इन दोनों में जो है वो क्या साम्य अवस्था यानी बैलेंस स्थापित हो जाता है, यानी अब जल हमारा वो वाष्प में नहीं बदलेगा। ठीक है। इस अवस्था में प्राप्त वाष्प दाब को, इस अवस्था में यहाँ पर जो जल की सतह पर दाब लग रहा है उस वाष्प दाब को क्या कहते हैं, साम्य वाष्प दाब कहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग चलेगी वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, जो है आपका क्वथनांक, जो है आपकी क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों क्वथनांक होता क्या है? बचपन से आपको रटाया गया है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, तो ऐसा क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जल है वो वाष्प में बदल जाता है, ठीक बात। तो इस चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है बच्चों, जो जल का वाष्प दाब होता है, किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है, वो जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी लिक्विड है या कोई भी द्रव है वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी जो हेडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए इस हेडिंग को। तो बच्चों क्वथनांक की परिभाषा है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक बात। अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो बच्चों अगर हमें किसी वस्तु को या द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना है, तो हमें उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। तो बच्चों जल का जो वाष्प दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए जब उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 ही क्यों होता है। अब मैं इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको ये आपकी थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ आए। तो बच्चों क्वथनांक को समझाने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं जो आपके घरों में डेली यूज होता है। घरों में सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। घरों में सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? मैंने क्या किया बच्चों, एक खुले बर्तन में सब्जी को गर्म करना शुरू किया। ये है आपका जल और ये है आपकी सब्जी। मैंने क्या किया, एक बर्तन में जो है खुला बर्तन है उसमें सब्जी को गर्म करना शुरू किया। तो बच्चों मान के चलते हैं जो आपका वायुमंडलीय दाब है वो यहां है और ये है आपका जल का वाष्प दाब। ये मान लिया हमने वायुमंडलीय दाब है और ये है आपका जल का वाष्प दाब। अब बच्चों जब हम स्टार्टिंग में इसको हम गर्म करते हैं सब्जी को, तो हमें जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो सब्जी और जल दोनों को मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम जो जल है उसको ऊष्मा मिलेगी तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। जैसे जैसे इस जल को ऊष्मा मिलेगी तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी और धीरे धीरे करके इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ऐसा किस केस में होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो हमने जब इसको ऊष्मा दी तो स्टार्टिंग में जो ऊष्मा है वो सब्जी को भी मिलेगी और जल को भी मिलेगी। जब जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में बच्चों अब जो आपका सब्जी है उसको ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ऊष्मा अब
इसे मिलेगी बर्तन को, वह सारी ऊष्मा जल को वाष्प में बदलने में व्यर्थ हो जाएगी या खर्च हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो सब्जी है वो पकना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि सारी ऊष्मा जो है जल को वाष्प में बदलने के लिए खर्च हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी सब्जी को बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं मिलेगी। तो बच्चों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर क्या होता है, जो आपका प्रेशर कुकर होता है उस प्रेशर कुकर के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, यानी प्रेशर कुकर ऊपर से पूरी तरीके से बंद होता है और इस प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है, अंदर का जो दाब होता है वो बहुत उच्च होता है। आपका प्रेशर कुकर जो है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है जिससे कि इससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, और इस प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है वो दाब उच्च होता है, इसीलिए इसको हम प्रेशर कुकर बोलते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब हम इस प्रेशर कुकर में सब्जी पकाते हैं तो बच्चों जब हम प्रेशर कुकर में सब्जी पकाते हैं तो इसका दाब अधिक होता है। अधिक का मतलब इसका जो दाब है, वायुमंडलीय दाब, वो अधिक होता है। प्रेशर कुकर का दाब अधिक होता है, पहले की अपेक्षा या वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा प्रेशर कुकर का दाब अधिक होता है। जबकि इसके अंदर जो जल है हमारा, इसके अंदर जो जल है हमारा उसका दाब तो उतना ही है। अब हम जब सब्जी पकाते हैं इस कुकर के अंदर तो बच्चों यहां पर जल को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। पहले 100 पर जो जल का वाष्प दाब था वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था। अब आपका जो जल है उसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। कह सकते हो कि 100 पहले था तो हो सकता है अब 105 डिग्री सेल्सियस हो, या हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस हो। तो बच्चों जल को वाष्प में बदलने के लिए अधिक टाइम की या अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जितनी भी ऊष्मा है वो हमारी किसको, सब्जी को मिलेगी। जब जल हमारा वाष्प में नहीं बदलेगा तो ऐसी कंडीशन में जल के साथ साथ जो ऊष्मा है वो आपकी सब्जी को भी मिलेगी, और जब आपकी सब्जी को ऊष्मा मिलेगी तो आपका खाना जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसलिए बच्चों हम प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं जिससे कि हमारी खाना जो है वो अच्छे से पक जाए। वापस से एक बात और समझिए बच्चों, होता क्या है जब हम किसी खुले बर्तन में खाना पकाते हैं तो जल को वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब हमारा जल जो है एक बार वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा तो हमारी सब्जी को जो है हीट नहीं मिलेगी। जब हमारी सब्जी को ऊष्मा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा खाना कच्चा रह जाएगा या हमारी सब्जी नहीं पकेगी। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर का दाब जो होता है वो उच्च होता है। दाब उच्च होने से क्या होता है कि जल का जो वाष्प दाब है वो तो उतना ही होता है, लेकिन इसका जो प्रेशर कुकर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जल को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन में हमारी जो ऊष्मा है वो जल को भी मिलेगी और सब्जी को भी, और जब सब्जी को हमारी ऊष्मा मिलेगी तो हमारी सब्जी जो है आसानी से पक सकती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तो बच्चों ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ है, आप यहां पर हो, आप धीमे धीमे करके आप इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। आप धीमे धीमे करके इसकी चोटी पर पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, आपने यहां पर
खाना बनाना शुरू किया, आपने यहाँ पर खाना बनाना शुरू किया। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ये है आपका वायुमंडलीय दाब, ये है आपका वायुमंडलीय दाब। अब बच्चों आप यहां से यहां पहुंच गए, तो आपका यहां से और यहां तक का वायुमंडलीय दाब कम हो गया। अब आपका केवल इतना वायुमंडलीय दाब बचा है। तो बच्चों जब आप सब्जी को गर्म करोगे तो जल जो है उस जल को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में, यानी जल का जो वाष्प दाब है उसे वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए या उसके बराबर होने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होगी। क्यों हुई? क्योंकि हमारा यहां से यहां तक का जो वायुमंडलीय दाब है वो घट गया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है। पहले हम यहाँ थे, हमारा वायुमंडलीय दाब इतना लग रहा था, अब यहाँ पहुंच गए तो हमारा इतना वायुमंडलीय दाब लग रहा है, यानी इतना वायुमंडलीय दाब कम हो गया। तो यहाँ पर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो जल है उसको कम ताप की आवश्यकता होगी। हो सकता है जो जल है वो 90 डिग्री पर आपका क्या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। और आप जानते हो कि जल एक बार वाष्प में बदलना शुरू हो जाए तो हमारी सब्जी को ऊष्मा नहीं मिलेगी और हमारी सब्जी जो है वो बिना पकी रह जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ताप कम है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो जल है उसको बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी सब्जी जो है वो नहीं पकेगी। तो बच्चों यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों पर जो खाना बनाना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्थिरपाती, न्यूनतम स्थिरपाती और अधिकतम स्थिरपाती का अध्ययन करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।